हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज आप लोगों के लिए फिर से मैथ के पूछे गए प्रश्न जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लेके आ गए हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो हमारे वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार दोहराया जाता है, यानी बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें ताकि हम इस तरह के वीडियो जो लाते रहते हैं आपको सबसे पहले मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा लेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का सवाल, पहला सवाल यह है कि रूट 2 है एक, क्या है? तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे वो क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि परिमेय संख्या है, दूसरा करा है अपरिमेय संख्या है, तीसरा करा है प्राकृतिक संख्या है और चौथा करा है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या क्या होती है और किसे हम परिमेय कहेंगे, किसे अपरिमेय कहेंगे। तो आपको बता दें कि वैसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकेंगे, लेकिन q कभी भी, ये q जो होना चाहिए कभी भी 0 के बराबर ना हो। अगर इस रूप का है तो फिर आपका वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और वैसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, वो आपके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। तो आपको बता दें कि वैसी संख्या जैसे आपको बता दें कि p/q के रूप में होगा तो यह आपका परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये p/q के रूप में है। यदि हम यहाँ पे रूट 2 की बात कर लें या रूट 3 की बात कर लें या रूट 5 की बात कर लें या रूट 6 की भी बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या है। आप बोलेंगे ये अपरिमेय संख्या क्यों है, तो आपको बता दें कि वैसी संख्या जिसका वर्ग यानी वर्गमूल नहीं होता है। जैसे 2 का वर्गमूल आप कितना निकालोगे, ये नहीं होगा। हाँ, यदि ये अगर आपका रूट 4 होता तो ये 2 का वर्गमूल होता है, तो ये 2 बाहर आ जाता है, इसलिए कि रूट के अंदर 2 का पेयर लग जाता, और जब पेयर लग जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा चुके होंगे कि आपका कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे रूट 2 पूछा जा रहा है, तो रूट 2 जो है आपके अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए। और प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बता दें कि गिनती की संख्या जो कि काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 इस तरह की जो संख्या होती है वो आपका प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल इस प्रकार से है और पूछा जा रहा है इसमें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2 परिमेय संख्या लेंगे और उस दोनों परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको बता दें परिमेय संख्या अभी जस्ट हम देखें, है ना, कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लें कि एक ये परिमेय संख्या है, एक और हम परिमेय संख्या ले लेते हैं और देखते हैं इन दोनों के बीच की, है ना, वो ये दोनों के बीच कितनी यानी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो आपको बता दें कि अगर मान लो कि हम 2 परिमेय संख्या इस तरह से लिए, इस दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको बता दें इस दोनों के बीच अनंत संख्याएं हो सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम आपको आसान एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 1 है और 2 है, तो बताइए 1 और 2, क्योंकि ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन आपको समझना यह है कि 1 और 2 के बीच कितनी यानी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको बता दें कि इस 1 के बाद जो हम 2 तक जाएंगे ना, अनंत आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे 1.000000 आप 1 भी लिख सकते हैं, 1.01 भी लिख सकते हैं, इसे आप 1.00000001 भी लिख सकते हैं, यानी आप अनंत लिख सकते हैं। आपकी इच्छा जितनी आपकी लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है बहुत सारी संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन में यहाँ पे 1 कह रहा है, तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे निकाल सकते हैं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर होगा डी, अनंत। अनंत का मतलब होता है बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं जिसकी कोई गिनती ना हो। चलिए तो हमारा सही आंसर डी रहा। अगला सवाल
अगला सवाल अगर देखें हम लोग, तो अगला सवाल इसमें कहा जा रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो इसमें रेखीय बहुपद के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि ये रेखीय होता क्या है। रेखीय, तो रेखीय का अर्थ होता है वैसा, यानी बहुपद, यानी रेखीय बहुपद के लिए वैसा बहुपद जिसका घात केवल और केवल एक हो, यानी जिसका घात एक होता है, जिसपे पावर एक होता है, उसको रेखीय कहते हैं, या एक घातीय भी बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है कि किस बहुपद यानी किस चर के ऊपर जो घात है वो एक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 2x, अगर आप पहला ऑप्शन ही देखेंगे तो यहाँ पे है 2x। अगर हम बात कर ले 2x - 5, तो यहाँ पे x पे पावर कितना, एक है। तो यहाँ पे आपको ये एक घातीय या रेखीय बहुपद ये हमें मिल गया। अगर हम दूसरे में देखें तो यहाँ पे x पे पावर 2 है, तो 2 हो गया, 2 को तो हम द्विघात कहते हैं। चलिए जरा सा इंफॉर्मेशन आपको और दे दे, एक को रेखीय कहते हैं, हाँ एक को रेखीय कहते हैं, और जब 2 घात रहेगा 2 तो उसको द्विघात कहते हैं, उसको द्विघात कहते हैं, ठीक। और अगर 3 रहेगा तो उसको त्रिघात कहते हैं, उसको त्रिघात कहा जाता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके ऊपर 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, तो इसको द्विघात कहा जाएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे तो x पे पावर 2 है, इसका मतलब ये भी द्विघात है, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक पावर है। चलिए, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका इस तरह से है, और आपसे पूछा जा रहा है कि किसी द्विघात समीकरण, अब ये द्विघात समीकरण के बारे में पूछा, और विवेचक जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट या विभक्त कर भी कहते हैं, का कह रहा है कि मान 0 से बड़ा है। यानी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण यानी ax² + bx + c और बराबर ये 0 के बराबर होता है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है। और इसका जो विभेदकर होता है या विवेचक होता है उसको d बोलते हैं। तो d का फॉर्मूला आता है d = p² - 4ac। तो ये आपका विभेदकर है, ये आपका विभेदकर है। इसमें से कह रहा है यदि d, यानी ये d जो है, या तो आप पूरा ये भी लिख सकते हैं या केवल d लिख सकते हैं। तो कह रहा है d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 0 से बड़ा होने पर ये 0 से बड़ा हो गया। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि b² - 4ac जो है, -4ac ये बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है। दोनों बात एक ही, आप ये बात लिखें या ये बात लिखें, दोनों ही बात एक ही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 0 जो है वो बड़ा है, तो कह रहा है इसका दोनों का मूल्य होगा। तो मूल्य क्या होगा, तो आपको बता दें, यदि यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, विवेचक के बारे में 3 कंडीशन आता है। यदि d, आपको हम इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, इसको समझें आप। यदि विवेचक यानी d अगर 0 के बराबर होता है, तो दी गई जो आपका समीकरण होता है उसका जो मूल्य होता है वास्तविक एंड आपको बता दें वास्तविक एवं, है ना, वास्तविक एवं समान हल होता है। यानी समान यानी बराबर यानी होगा, यानी अल्फा एंड बीटा, यानी क्योंकि 2 है तो इसका जो 2 शून्य निकलेगा ना, दोनों शून्य यानी बराबर ही होगा, समान ही होगा, और मूल वास्तविक होगा और मान समान होगा। और दूसरा कहता है यदि d बड़ा होता है किससे, 0 से। अगर d 0 से बड़ा होता है, ये दूसरा कंडीशन है, इस बात को आप याद रखेंगे। d अगर 0 से बड़ा होता है तब इसका जो मान हो ना, देखिए वो होगा वास्तविक और मान जो होगा भिन्न होगा, भिन्न यानी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यानी वास्तविक और मान भिन्न होगा। और तीसरा कहता है, तीसरा नियम कहता है कि अगर d 0 से बराबर हो तो ये अवास्तविक होगा और मान नहीं निकलेगा, यानी अवास्तविक होगा, है ना, और इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो याद रखेंगे इसका मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा, अगर आप देखें, हम जो दूसरा कंडीशन आपको बताएं, अगर d 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक होता है, इसका जो शून्यांक होगा वास्तविक और मान जो होगा भिन्न होगा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा और वैल्यू भिन्न होगा। हाँ, यदि यही अगर 0 के बराबर होता तो मूल वास्तविक और मान समान होता, मूल वास्तविक और मान समान होता। कब, जब 0 के बराबर होता तब। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 0 से बड़ा है तब आपका मूल वास्तविक और भिन्न होगा। चलिए, तो हमारा सही ऑप्शन यानी ए है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं और समझते हैं इसका आंसर कितना है। तो देखिए, सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप इसे 9 sec² a - 9 tan² a,
इसे आप लिख लें और आप इसमें से 9 को आप यानी 9 को कॉमन कर लें तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखें एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ समझ सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप देखेंगे इस 10 स्क्वायर ए को इस बराबर के इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस, क्योंकि 10 को इस साइड लाएंगे, यहाँ पे आपका प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। बच क्या जाएगा, तो उस साइड बराबर के उस साइड बच जाएगा 1। तो आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं 9 गुना 1, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया। 9 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 9 आएगा और आपका सही आंसर हो जाएगा 9, जो कि आपके ऑप्शन सी में है 9। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको समझने की बात है, अगर यहाँ पे 9 की जगह पे, यहाँ 9 की जगह पे अगर 8 दे देता तो आपका आंसर 8 होता, 4 दे देता तो आपका 4 होता, 5 दे देगा तो 5 होगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस फार्मूले को आप याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, याद रखेंगे इस बात को। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सवाल कई बार यानी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ये दूरी का यानी फार्मूला है और उस दूरी फार्मूले पे इस सवाल को बनाना है। तो देखेंगे यहाँ पे करा है बिंदु 2, 3 और बिंदु जो है 4, 1 के बीच की दूरी क्या है। तो इस दोनों के बीच की दूरी क्या है वो करा है। समझते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे हमारा ए है और एक बिंदु हमारा यहाँ पे बी है, ठीक, जिसका कि निर्देशांक अगर देखेंगे तो पहला दे रखा है 2, 3 और दूसरे का दे रखा है आपका 4 और 1, 4, 1 दे रखा है। थोड़ा सा इसको हम सही से अगर लिख पाए तो बेहतर होगा, 4 और 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी फार्मूला क्या होता है, तो कहा जाता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे कि इसमें x1 क्या है, तो x1 की बात करें हम लोग तो x1 हो जाएगा आपका ये 2 और y1 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3। अगर हम बात कर ले यहाँ पे x2 कितना होगा, तो x2 हम लोग देख लेते हैं, x2 कितना होगा, तो x2 कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे x2 तो x2 हो जाएगा आपका 4 और x2 हो गया, तो अब x2 के बाद y2 हो जाएगा आपका 1। ओके, अब इस फॉर्मूले पे इनको रखते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि x2 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 माइनस, तो माइनस, और x1 का वैल्यू है 2, तो 2 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1, यहाँ पे देखेंगे 1 घटाओ और y1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3 और इसका स्क्वायर। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे 4 में से 2 को घटा लेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस, और 1 में से 3 को अगर आप घटाओगे तो माइनस 2 आएगा, इसका स्क्वायर। आगे चलकर देखेंगे 2 को 2 से गुना कीजिए 4 और ये भी 2 का यानी माइनस 2 का स्क्वायर होगा, यानी माइनस 2 गुना माइनस 2। तो आप जानते हैं कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है और 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, तो ये प्लस 4 और ये रूट के अंदर है और टोटल को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 8 जो होता है ये, अगर हम इसका गुणनखंड निकालें तो 2 गुना 2, एक मिनट, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, इसको अगर गुना करें 8 का तो आप कह सकते हैं कि 4 गुना 2, ये हम लिख सकते हैं 8 को, और 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 2, तो आप लिख सकते हैं 2, एक मिनट, ओके, थोड़ा सा जगह नहीं है, हम जगह यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं इस बात को। तो आप देखेंगे 4 का वर्ग 2 होता है और ये रेस्ट 2 जो हो गया ये रूट के अंदर हो गया, तो कितना आ गया 2√2 हो गया। तो आप देखते हैं कि 2√2 आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, तो देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन में दे रखा है 2√2, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2√2। एक इसमें और इम्पोर्टेंट यानी पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको पूछ देंगे कि मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से, ये बात आप याद रखेंगे कि मूल बिंदु से जब दूरी आपसे पूछे तो उसका जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है √x² माइनस y² सॉरी माइनस नहीं प्लस होता है y² प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से अगर पूछे तो आपका ये सही आंसर होगा, आप इन्हें याद कर लें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आपका इस प्रकार है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी बिंदु y अक्ष से, कोई बिंदु y अक्ष से है ना दूरी क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट खींच लेते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और यहाँ पे कह रहा है कि y अक्ष से, अगर यहाँ से y ये अक्ष है, y अक्ष है, यहाँ से जो होगा दूरी, यहाँ से जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा। तो आपको बता दें कि y अक्ष से जो दूरी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका भुज, क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। ओके, तो क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। y अक्ष से जब बोले तो भुज, और x अक्ष से जब बोले तो उसको हम लोग कोटि कहते हैं, उसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो y अक्ष से आपका भुज होगा। तो देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। तो ऑप्शन में अगर देखें तो पहला है कि y का निर्देशांक, x का निर्देशांक, कोटि और यहाँ पे x अक्ष। तो यहाँ पे तो आपको भुज दिया नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से आप कह सकते हैं कि x अक्ष से y अक्ष से जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, x का निर्देशांक कहलाएगा। किसका निर्देशांक कहलाएगा, x का निर्देशांक। सही ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल, इस सवाल को, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार यानी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे कि भुजा यानी भुजा का अनुपात आपको दे रखा है 4 अनुपात आपको 9 दे रखा है। तो करा क्षेत्रफल का अनुपात होगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछे तो बस इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 4 गुना 4 आपका 16 हो जाएगा और 9 गुना 9 81 हो जाएगा। और आप ढूंढेंगे कि आपका सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और सी ऑप्शन आपका 16 अनुपात 81 है। एक चीज पर और ध्यान रखेंगे, अगर क्षेत्रफल ना पूछ के यदि आपसे यहाँ पे भुजा पूछ देता, क्या पूछ देता, इसके जगह पे अगर भुजा रहता, हम इसको थोड़ा सा आपको समझाएं। यदि यहाँ पे मान लीजिए मेरा गलत हो जाता, ऐसे हम काट देते हैं और यहाँ पे भुजा पूछ देता कि भुजा का अनुपात क्या होगा, तो केवल और केवल ये 4 अनुपात 9 जो आपको ये दिया हुआ है इसके ऊपर रूट लगा देते। जब रूट लगा देते तो ये आपका भुजा आ जाता और आपका भुजा क्या हो जाता, यानी 2 यानी 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो सही आपका आंसर तब ऑप्शन ए हो जाता है जब आपसे यहाँ पे भुजा पूछता। बट हम लोग से पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए जब आपसे क्षेत्रफल पूछे तो बस इसका स्क्वायर कर देना, दोनों का स्क्वायर कर देना। तो 4 गुना 4 16, 9 गुना 9 81। आपका सही ऑप्शन हो जाए, सही आंसर हो जाएगा 16 अनुपात 81। चलिए अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत मजेदार, देखिए आज का क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है अर्धगोला। अगर हम गोला की बात करें ना तो ये आपका गोला है, ये आपका गोला है, ठीक। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का मतलब आधा, तो इसका आधा कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए। जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल, ये भी बहुत मजेदार सवाल है और ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या होगा। यहाँ पे त्रिज्या पूछा जा रहा है और यहाँ पे परिधि दे रखा है। तो देखेंगे कि परिधि जो आपको दिया है, परिधि यहाँ पे परिधि आपको दे रखा है कितना, 44 मीटर, 44 मीटर दे रखा है। और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है परिधि बराबर, है ना, 2 पाई आर। और यहाँ पे है 44 मीटर। तो अगर हम 2 से इसमें भाग लगाएं तो 22 हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुना आर। ओके, और यहाँ पे आपका 22 रह गया, 22 इकाई 22, अर्थात आप कह सकते हैं कि r/7 बराबर हो गया 1। इसीलिए r बराबर क्या होगा, 1 गुना 7। तो r का वैल्यू हो गया 7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7। ओके, इस बात को आप सही से समझ लें। और ये सवाल कई बार पूछा गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7। और ये आपके ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले सवाल की ओर और अगला सवाल कह रहा है कि 1.34 परिमेय संख्याओं का रूप है। यानी ये आपको दे रखा है 1.34 और इस संख्या का कह रहा है कि कौन सा रूप सही है। तो आपको ऑप्शन सी भी दिखा दें, आपका ऑप्शन सी यानी डी, आपका ऑप्शन डी इस प्रकार से है। यहाँ पे आप ये भी देख लेंगे। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। 1.34 आप क्या करेंगे, अगर इसको रिमूव करते हैं ना तो 1 और 1 2 डिजिट है तो 2 देंगे। अब ये आपका हो जाएगा 134/100। ओके, अगर 134 का आधा करें तो वो हो जाता है 67, यानी 67 गुना 2 करें तो
और आपको हो जाएगा 134 और नीचे में अगर हम 50 गुना 2 करें तो हो जाएगा 100। 2 कट गया तो बच गया 67/50। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा और आपका सही आंसर बी ही है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल करा कि सभी वास्तविक संख्या होती है, जितनी भी वास्तविक संख्या होती है ना वो क्या होती है। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर मिला दें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर मिला दें तब जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, अब आपको बता देंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पे हमें क्या मिला है? वास्तविक संख्या मिला। और आपसे पूछा जा रहा है कि सभी वास्तविक संख्या होती है, तो आप बताइए कि सभी वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और कह रहा है यहाँ पे कि सभी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें परिमेय भी आ गया। तो क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। जितनी भी सभी, देखिए अगर हम एक और उदाहरण ले तो दो परिमेय संख्या, देखिए 2 भी वास्तविक संख्या है, ये आपका वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या के साथ साथ ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसी में अगर हम √2 लगा दे तो ये वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि ये आपका अब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझे कि ये संख्या जो है आपका दोनों हो सकता है, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, वो कंडीशन पे निर्भर करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे कि द्विघात समीकरण यहाँ पे दे रखा है -3x² + 4x और +5 बराबर 0 यानी 0 है कि मूलों का योगफल बोल रहा है। मूलों का योगफल, तो आपको मालूम है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। तो यहाँ पे देखते हैं कि -b/a। तो यहाँ पे हम इस समीकरण में देखें तो a का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो a का वैल्यू है -3, b का वैल्यू देखें तो है यहाँ पे 4 और c का वैल्यू देखें तो है 5। आप देखिए यहाँ पे करा है मूलों का योगफल करा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। तो माइनस का माइनस b का वैल्यू कितना है तो देखेंगे b का वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे और बटे में a का वैल्यू कितना है -3 तो 3 रखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका सही आंसर हो जाएगा 4/3। तो 4/3 देखते हैं किस ऑप्शन में, तो आपके ऑप्शन बी में 4/3 है और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर कोई कहीं भी आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। चलिए, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है आपका कि विरोधी समीकरण के युग्म कितने हल होते हैं। विरोधी, यहाँ पे विरोधी पूछ रहे हैं। विरोधी, तो देखिए विरोधी जो आपके समीकरण के जो युग्म होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होते हैं c1/c2। इसको हम विरोधी कहते हैं, इसी को विरोधी कहा जाता है। इस बात को आप याद कर लें। विरोधी समीकरण के जो युग्म होते हैं वो a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होते हैं, विरोधी हो जाते हैं। तो देखते हैं ये आपके यानी विरोधी हो गए। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसका आंसर क्या होगा, तो आप ऐसे समीकरण के युग्म को हम जानते हैं, इसका नाम होता है आपका समांतर समीकरण। ये समांतर युग्म होते हैं, है ना। समांतर युग्म यानी इसके जो युग्म होंगे, अगर इसका ग्राफ खींचे हम लोग तो इस तरह से ट्रेन के पटरी के जैसा होता है, जो कभी कहीं पे मिलेगा ही नहीं। जब कहीं किसी भी पॉइंट पे ये मिलेगा ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में कहीं ना कहीं मिलेगी तब जाके आप उसका हल ढूंढ पाएंगे, बट ये कहीं पे मिलता ही नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होता। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि tan² 45 डिग्री और cot² 45 डिग्री इसका मान होता है। तो आपको बता दें कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, नीचे में भी 1 का स्क्वायर। tan और cot दोनों का एक ही होता है, tan 45 और cot 45 दोनों का मान एक ही होता है। अब 1 का स्क्वायर एक ही होगा और 1 का स्क्वायर एक ही होगा और जब भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि sec² a -1 ये किसके बराबर है। तो sec² a -1 ये किसके बराबर है ये पूछा जा रहा है। तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि sec² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec² a बराबर 1 + tan² a। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि sec²
ए और इस 1 को, ये बराबर के इस साइड जो 1 है, इस 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इस साइड क्या बच जाएगा आपका, तो 10 स्क्वायर ए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो आपका 10 स्क्वायर ए पहला ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, साइन 0 का अगर हम बात करें, साइन यहाँ पे हम आपको बता दें कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान आपको 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री के मान को 1/√2 कहते हैं, और साइन 60 डिग्री के मान को हम लोग √3/2 कहते हैं, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/2, और आपका ऑप्शन बी सही है, 1/2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा, एक वृत्त हम ले लेते हैं और करें इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम यहाँ पे एक वृत्त ले लिए, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपको बता दें कि इस पे आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। याद रखेंगे कि अनंत स्पर्श रेखाएं इस पे खींची जा सकती है। हाँ, यदि आपसे ये कहा जाता है कि कोई एक वृत्त है, इसके किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं आप इससे खींच सकते हैं, 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं एक बाह्य बिंदु से। जब बाह्य बिंदु से बोलेगा तो केवल 2 रेखाएं, लेकिन बाह्य बिंदु से ना बोल के आपको ये कहा जाए कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और देखते हैं आपके ऑप्शन कौन है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, तो आपका सही आंसर होगा अनंत, यानी अनंत जो है आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर बाह्य बिंदु से रहता, यहाँ पे बाह्य बिंदु है नहीं, अगर बाह्य बिंदु होता तब आपका सही आंसर ऑप्शन बी होता, क्योंकि बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। लेकिन कह रहा है यहाँ पे बाह्य बिंदु का कहीं पे नाम नहीं है, इसलिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपका है, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। दिए गए आंकड़े यानी 1, 0 और 5 का माध्य होगा। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना, वो माध्य का फॉर्मूला होता है कि दी हुई संख्याओं का योग, यानी दी हुई संख्याओं का योग बटे संख्या की संख्या। तो 1, 2, 3 बार आया है, इनको अगर आप जोड़ें तो यह हो जाएगा आपको 5, 1, 6, 6/2 3 होगा, और जब इसमें भाग लगाएंगे 2 आएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, और आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर, और आज का आखिरी सवाल है, और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और अनिश्चित, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं आपको। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी, और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी, उसका हो जाएगा 0। तो आप याद रखेंगे इस बात को कि निश्चित का 1 और अनिश्चित का 0, और अगर इस दोनों का योग भी पूछे तो आपका 1 ही होगा। तो सही ऑप्शन आपका ए है, क्योंकि इसमें 1 आपका आंसर है। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और नॉलेज गेन करते रहें।